बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हम कदम के साथ नासिर महमूद खान हाजिर खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे। हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम आपके लिए कुछ मुनफरिद मौजू जो है वो लेके आए हैं, और जिसका जानना हमारे लिए इस वास्ते ज़रूरी होता है कि जिस खत्े में हम रह रहे हैं वहाँ पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियाँ किस तरह से हम पे असरअंदाज हो रही हैं, या फिर जो हम जियो पोलिटिकल सिनेरियो का जिक्र करते हैं तो उसमें दुनिया में जो कुछ हो रहा है, इस खत्े में जो कुछ हो रहा है, उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। बनते बिगड़ते हुए जो अलाइंसेस हैं, ग्रुपिंग हो रही है, ब्लॉक्स बन रहे हैं, पैराडाइम शिफ्ट, ये सब हमारे प्रोग्राम का मौजू हुआ करता है। और आज भी एक ऐसा ही अहम मौजू है। अब हमारा ब्रादर दोस्त पड़ोसी मुल्क है चीन, और चीन का हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से उसने तरक्की की है, उसका उसके और जहां बहुत सारे हो सकता है राज होंगे जो कि राज रहे नहीं हैं, वहीं पे एक अहम बात और एक कलीदी बात जो मैं समझता हूं वो ये है कि अनथक मेहनत और लगन के साथ, तवातुर के साथ अपनी उन पॉलिसीज़ पे अमल करना जो कि उनकी लीडरशिप जो है अपने विजन से मुतय्यन करती है। और इस पे हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में ये तस्करा करते रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जैसा वेस्ट हमें बताने की कोशिश करता है या जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और वही इक़्तिदार में है और तो कोई है नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए वही स्याह सफ़ेद की मालिक है। और ये कॉन्सेप्ट अगर हम मगरबी दुनिया के हिसाब से देखें तो उनकी डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी पे पूरा नहीं उतरता, लेकिन हर इलाके की, हर खित्ते की अपनी डायनामिक्स होती हैं। और इस बारे में आपको हम बता चुके हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और इसके लाखों करोड़ों इसके मेंबरान हैं। लेकिन जब फैसला साजी का मरहला आता है, जब पॉलिसीज़ बनाई जा रही होती हैं, जब मंसूबे तश्कील दिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो दीगर जमातें हैं, दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे वो कोई ग्रोही जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उनसे भी राय ली जाती है और उस पर अमल भी किया जाता है, उन चीज़ों को भी शामिल किया जाता है। एक बहुत ही अहम इजलास शुरू हो चुका है चीन में। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, उसके पॉलिटिकल ब्यूरो, एक बहुत बड़ा ऑफिस है, उसका इजलास वहाँ पे शुरू हो चुका है। आज के प्रोग्राम में हम ज़रा जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि चीन ने अब तक क्या किया है। और चूँकि इसी साल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उसके 100 साल भी मुकम्मल हुए हैं, तो उस हवाले से हमने ख़ास प्रोग्राम भी किया था। लेकिन 100 साला तकरीबात जब जारी हैं, उस तनाजुर में ये एक अहम इजलास जो हो रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें और हमारे सामने आई हैं अब तक और क्या आएंगी, उस पर कुछ जानेंगे। गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन इस वक्त मौजूद हैं ग्लासगो में, बरतानिया में, जनाब सीनियर तज्ज़ियाकार और मुहक्किक डॉक्टर शफ़क़त मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं नासिर साहब? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं सर। COP26 में शिरकत के लिए आप गए हुए हैं ग्लासगो में, और मुझे उम्मीद है जी कि आप लुत्फ़ ले रहे होंगे ग्लासगो का। जी बिल्कुल, ग्लासगो एक बड़ा अच्छा ट्रेडिशनल सिटी है और यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं और बड़ा पीसफुल सा माहौल है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ ब्रिटेन। बड़ा ट्रेडिशनल। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ आएँ, चूँकि आप वहाँ पे साइट पे मौजूद हैं जहाँ पे COP26 हो रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम ये दुनिया भर से लोग इसमें शरीक हैं, और अब तक बहुत कुछ पेश किया जा चुका है। 12 तारीख तक ये जारी रहेगी। कुछ थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि सेंस, थोड़ी सी फील ले सकूँ, आपसे जान सकूँ। ये बहुत एक संगीन और बहुत बड़ा मसला है जो कि इंसानियत को दरपेश है। ग्लोबल वार्मिंग है, माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीली है। इस पे चीन का विजन बड़ा क्लियर है, और उसने अपनी कमिटमेंट्स जो अब तक दी हैं उसमें से वो बहुत सारी चीज़ों पे उनको फुलफिल भी कर चुका है। बातें जो भी अब तक सामने आई हैं उसमें जब हम देखते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, एक थोड़ा सा एक क्या कहना चाहिए, एक अंदेशे का इजहार किया जा रहा है कि शायद COP26 जो है वो भी जब ख़त्म होगी, उसका जो मुश्तरका एलामिया आएगा या जो चीज़ें सामने आएंगी उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेगा शायद। आप वहाँ मौजूद हैं, फील क्या है, लोगों से आप मिले हैं, और कुछ इस बारे में भी बताइए जो मैं पूछना चाह रहा मेरी फील तो ये है कि मैंने कल एक ट्वीट भी किया है जिसमें बुनियादी तौर पे जो साउथ के लोग हैं, जो हम यानी ग्लोबल साउथ के लोग हैं, हमारी सबसे बड़ी डिमांड्स में तीन मेजर डिमांड्स हैं जिन पे बात यहाँ हो रही है। एक तो ये कि क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत है। जिस तेजी से क्लाइमेट फाइनेंस हमें रिक्वायर है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज साउथ को बहुत मुतासर कर रहा है, हूँ। तो ये मुतासर किसकी वजह से हो रहा है? वो ग्लोबल नॉर्थ की वजह से हो रहा है।
तो इसलिए एक तो ये डिमांड है। दूसरे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की गई है और ये कहा गया इस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नाउ आपको याद होगा सदर शी ने जो G20 ममालिक में अभी जो स्पीच की थी, वहां पे उन्होंने भी इसका जिक्र किया था कि IPR नहीं होने चाहिए और इसको हमें तमाम लोगों के एक्सेस में लाना चाहिए टेक्नोलॉजी को। और तीसरा सबसे बड़ी बात ये है कि ग्लोबल जो कोऑपरेशन है इसमें जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको शामिल करने की जरूरत है। तो ये तो वो चीजें जो बहस हो रही है। अब यहाँ पे चूंकि मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, जो G77 ग्रुप है, अफ्रीकन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है और बाकी जो G7 G8 के ममालिक हैं, G20 ममालिक हैं, सब अपनी अपनी पोजीशंस पे काम करें। इस वक्त बड़ी इंटेंस नेगोशिएशन चल रही हैं। अभी चूंकि आइंदा 3 दिनों में एलामिया फाइनल होना है और जो डिसीजन होने हैं वो फाइनल होने हैं। तो इस वक्त जो नेगोशिएटर्स हैं वो बड़े यानी हम देख रहे हैं कि लेट नाइट तक भी बैठे नेगोशिएशन चल रहे हैं और बड़ी निटी ग्रिटीज उनकी तय हो रही हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो सबसे बड़ा इशू है जिस पे हम बात करते हैं और जो हमारी डिमांड भी है वो ये है कि अगर टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ज़्यादा जाते हैं तो फिर शायद बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन अभी तक ये कमिटमेंट सामने नहीं आ रही। लग ये रहा है कि शायद 1.5 डिग्री की जो बात चल रही है इससे शायद हम इस पे कोई कंसेंसस इतना डेवलप ना हो सके। अभी तक की जो नेगोशिएशन चल रही है, आगे 2 दिन में क्या होगा इंशाल्लाह जब हम बात करेंगे तो वो भी अपडेट करेंगे। लेकिन एक जो कल इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो ये था कि 2 तकरीरें कल बड़ी यहाँ डिबेट में का हिस्सा रही हैं। हम सब लोग उस पर बातचीत करते रहे। एक तो साबिक सदर ओबामा ने जो यहाँ स्पीच की है, वहाँ उन्होंने जहाँ अपनी थोड़ी बहुत जिम्मेदारियों की बात की है, ग्लोबल जिम्मेदारियों की, वहाँ उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके रूस और चीन को क्रिटिसाइज किया जी कि वो इसका हिस्सा नहीं है, उनको यहाँ आना चाहिए था। हालांकि इस पे बात जब हुई थी पहले से चीन ने ये कहा था कि आप ऑनलाइन फैसिलिटी दें, इतनी कौन सी बड़ी बात है, ऑनलाइन वो पहले भी बात कर सकते हैं, उनकी कमिटमेंट मौजूद है। जबकि उसके मुकाबले इनकी कमिटमेंट्स यहाँ मौजूद नहीं है। इसके जवाब में फिजी के सदर ने जो स्पीच की, जब ओबामा तकरीर कर रहे थे वहां देखा तो फिजी के सदर भी वहां बैठे हुए थे। जब वो बाइडन की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी की तारीफ कर रहे थे उस वक्त फिजी के सदर भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने अपनी तकरीर में खासतौर पर अमेरिका को कहा कि US हैज फेल्ड टू सेव द पीपल और पर्टिकुलरली द पुअर कंट्रीज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। तो ये बड़ी एक डिबेट चलती रही कि फिजी ने इस पे पोजीशन ली है और इस तरह बाकी जो ग्रुपों में जो इस वक्त बातचीत चल रही है। तो ये थोड़ा सा अभी 2 दिन और बड़े इंटेंस किस्म के डिस्कशंस के दिन है। सर एक ही दिन रह गया, अब आपको पता है कल का दिन आखिरी दिन है। मैं मुख्तसरन जानना चाहूँगा, ये तो अब देखिए कल का दिन ही एक रह गया है और उसके बाद कंक्लूड हो जाएगी, जो भी एलामिया आएगा सामने वो तो उस पर चलें, फिर आने वाले दिनों में हम बात करते रहेंगे। लेकिन आपने जिस तरह भी बताया कि वहाँ जो कुछ भी आपने देखा और नेगोशिएशन और डिस्कशंस चल रही हैं बड़ी इन डेप्थ, लेकिन आप फोर्सी क्या करते हैं कि क्या कुछ वाक़तन इसमें कोई इत्तफाक राय कायम करने में कामयाबी मिल सकेगी? मुख्तसरन डॉक्टर साहब बताइएगा। इसमें 2 चीजें सर मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल ठीक है। एक तो ये है कि ये जो हम टारगेट मिस करने की मैंने अभी बात की है 1.5 डिग्री वाला, अगर ये टारगेट मिस होता तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान होगा आइंदा क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन के हवाले से। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, ये नेगोशिएशन क्यों सक्सेसफुल ज्यादा नहीं समझे जाएंगे या इनका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। अगरचे एलामिया तो डेफिनेटली आएगा कॉन्फ्रेंस के खात्मे के बाद। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो ग्लोबल साउथ है, यानी जो एशिया है, अफ्रीका है, उसके नेगोशिएटर बहुत कम है, उनकी तादाद यहाँ बहुत कम है। मोस्टली ये प्री डोमिनेटेड बाय दी नॉर्थ। मैंने ये बात वहाँ रेज भी की है और उन्होंने बताया कि जी ये पार्टिसिपेशन बहुत कम है, तो इससे कैसे बात बनेगी। तो इस पे जवाब यही दिया गया कि चूंकि ये दूर है नॉर्थ में, इसलिए नॉर्थ के लोग ज्यादा हैं। अब जब अगले साल ये इजिप्ट में होगी तो वहाँ शायद एक बैलेंस आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले पिछले प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया था कि इससे कोई बहुत बड़ी उम्मीदें अभी फौरी वाबस्ता नहीं की जा सकती। बहरहाल एक स्टेप फॉरवर्ड जरूर होगा, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट के बाद ये बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है जो इस वक्त हो रही है, जिसमें नेगोशिएशन चल रहे हैं। आइंदा एक दिन में अभी क्या फाइनल सिचुएशन होती है वो हम आने वाले प्रोग्राम में मजीद इस पर बात करें। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर शफकत मुनीर साहब, आप ग्लासगो से हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम हमकदम में। नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसका जो एक अहम इजलास जारी है। बहुत तफसील से इस इजलास में बात होती है और इसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट इजलास कहा जाता है। प्लानरी सेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक। नाजरीन, 19th CPC सेंट्रल कमेटी है, उसका छठा प्लेनरी सेशन जो है वो जा चुका है और शुरू हो चुका है और उसमें रेजोल्यूशंस भी पेश हो चुकी हैं। शी जिनपिंग जो कि सदर हैं चीन के, वो इसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं इस जमात के, तो उनकी तरफ से ये पेश भी की गई हैं और उन्होंने बड़ी एक अहम तकरीर भी की है इस मौके पे। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, इस पे हमने बड़ी तफसील से बातें की हैं और लोगों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की है कि चीन का जो सियासी निज़ाम है वो किस तरह से काम करता है, वहाँ की हुकूमत किस तरह से काम करती है। ये जो हम पॉलिटिकल ब्यूरो और ये प्लेनरी सेशन की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसे मौके पे हो रही है जब 100 साल मुकम्मल हो गए हैं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को, और वेस्ट जो है उसकी तरफ से अब चीन को थोड़ा सा कम और इस पार्टी को ज़्यादा हदफ तनकीद बनाया जा रहा है हालिया महीनों में। इस तनाजुर में इस इजलास को आप कैसे देख रहे हैं? कुछ थोड़ा सा पहले इस बारे में बताइएगा। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब पार्टी पे तनकीद होना शुरू हो रही है तो इसका मतलब है कि पार्टी की जो ग्लोबल एक पोजीशन है उसको तस्लीम किया जा रहा है कि पार्टी वहाँ पे एक असल फोर्स है जो चीन की तरक्की के पीछे मौजूद है। तो मैं समझता हूँ ये तो एक पॉजिटिव हमें इससे वाइब लेना चाहिए कि अगर इस पर क्रिटिसाइज वो कर रहे हैं गवर्नमेंट को छोड़ के, तो इसका मतलब है कि पार्टी इज परफॉर्मिंग वेल। तो ये तो थोड़ा सा मैं ये बात करना चाहूँगा। दूसरे आपने जो सवाल पूछा इस मीटिंग की अहमियत, ये मीटिंग सेंट्रल कमेटी की जो छठी प्लानरी हो रही है 19th सेंट्रल कमेटी जो कम्युनिस्ट पार्टी की है, इसकी अहमियत इसलिए अहम है कि ये 100 साल तकरीबात जब हुई 1 जुलाई को जो सदर शी ने वहाँ स्पीच की थी, उसके बाद ये पहली बड़ी पॉलिटिकल, आप समझ लें कि एक पॉलिसी मेकिंग फोरम की मीटिंग हो रही है, तो इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है। और इस इजलास में क्या होता है कि जो सदर शी और जो खुद पार्टी की सेंट्रल कमेटी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, वो हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में रिपोर्ट पेश करते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। अगर आप थोड़ा सा चीन के पॉलिटिकल सिस्टम को देखें, अगरचे वहाँ पे वन पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट का एक वन पार्टी का निज़ाम है, लेकिन अगर विद इन पार्टी आप देखें तो ये अलग बात है कि वहाँ 8 और पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जिनकी मेंबरशिप इतनी नहीं है कि वो इस सूरत हाल को इस लेवल पे लेके आ सकें। ताहम जैसे आपने शुरू में बताया था इंट्रो में, उनकी अपनी अहमियत है और वो इसको उनकी जो मुशावरत होती है साथ होती है, सही साथ एडवाइजर्स की जो काउंसिल होती है उसका वो बड़ा मेजर हिस्सा होते हैं। अपने वो पेपर पेश करते हैं, प्रपोजल्स पेश करते हैं, वो एक्सेप्ट होती हैं। ये नहीं है कि अपोजिशन की कोई राय नहीं होती या अदर पार्टीज की। बहरहाल हम बात करें, चूंकि इस पार्टी का एक मेन फोकस जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके 100 साल पूरे में 100 साल में उन्होंने अपने क़याम से लेकर आज तक चीन को न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि अपने अवाम के लिए भी वहाँ एक ऐसा निज़ाम बनाया जहाँ पे गुर्बत का बड़े पैमाने पे खात्मा हुआ है। तो इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो तमाम फैसले, कम्युनिस्ट पार्टी में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो सेंट्रल कमेटी इलेक्ट होती है, ये 19वीं सेंट्रल कमेटी है जो इसका अपना एक टेन्योर होता है, उसमें लोग आते हैं नीचे से, जो कैडर डेवलप होते हैं, तैयार होते हैं। ये कोई एक मुस्तकिल फोरम नहीं होता, ये बदलता रहता है। यानी पार्टी के मेंबर बढ़ते हैं, पार्टी के मेंबर आगे आते हैं, तो वो सेंट्रल कमेटी की पोजीशनों पे आते हैं और सेंट्रल कमेटी अपने एक टेन्योर के बाद नई सेंट्रल कमेटी इलेक्ट होती है। उसमें फिर सारे जितने फैसले होते हैं या जो कानून साजी होती है या जो मुल्क में फॉरेन पॉलिसी है, ट्रेड है, जितनी चीजें हैं, उनके बारे में ना सिर्फ सदर शी बतौर सदर और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, बल्कि बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और बाकी वज़रा भी पेश करते हैं, मुख्तलिफ उनके जो प्लेनरी में भी और जो उनके साइड इजलास होते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज के इजलास होते हैं। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है। अब ये कि अगर थोड़ा सा वेस्ट में देख लें या अमेरिका में देख लें, वहाँ 2 पार्टी सिस्टम है। यहाँ एक पार्टी के अंदर विद इन पार्टी तमाम तरह का कैडर मौजूद है, चाहे वो फोर्सेस से हो, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो लेबर हो या जो ऑफिशियल्स हो, यानी हर लेवल के लोग पार्टी के मेंबर में सब लोग होते हैं। आप देखें ना, उनकी 93 यानी 9 करोड़ से ज्यादा उनकी जो है इस वक्त मेंबरशिप, इतनी बड़ी पार्टी है। तो ये तो थोड़ा पार्टी के स्ट्रक्चर जो क्रिटिकल होते हैं ना, मैं जब अभी फेसबुक पे भी और बाकी जगह जब देखते हैं, हमारे शो जाते हैं, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं मुझसे कि जी आप चीन की जो बात करते हैं, तो चीन के बारे में तो पहले बड़ा अजीब सा ही हमें बताया जाता था कि चीन तो शायद वहाँ को बहुत बड़ी डिक्टेटरशिप है, वहाँ तो किसी की बात नहीं सुनी जाती, तो आप ये जो बातें करते हैं ये तो हमें पता ही नहीं है।
तो मैंने अर्ज करता हूँ कि यही तो बात है कि हम एक निजाम को पढ़ते रहें जो वेस्ट का निजाम है। हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए बहुत सारे सिस्टम्स की, कि डेमोक्रेसी के अपने सिस्टम है, डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंशियल सिस्टम और डेमोक्रेसी होता है, फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट के अंदर विद इन पार्लियामेंट के सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो डेमोक्रेसी को एक स्टैटिक चीज नहीं। इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन को अगर देखें तो वो भी डेमोक्रेटिक फोर्स के तौर पे काम करती है, और वो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म उनका एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक सेंट्रल पार्ट है और तमाम जो पोर्शन है या जो प्रोसेसेस हैं पार्टी के, वो एक सतह से दूसरी तरह मशावरत के बाद जाते हैं, तो वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। अब देखें हजारों की तादाद में तो ये जो इनकी पार्लियामेंट है वो है, फिर कम्युनिस्ट पार्टी के अपने जो कैडर्स हैं वो मुख्तलिफ टेक्निकल चीजों के एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो सेंट्रल कमेटी में बैठ के सारी रिपोर्टें, रिसर्च पेपर्स और ये सब चीजें लेके आते हैं। उसी की बुनियाद पे कम्युनिस्ट पार्टी काम करती है। अब जो ये छठी प्लेनरी है, इसमें ना सिर्फ ये कि अहम कानून साजी पेश की जा रही है, बल्कि इसमें दो अहम क्वेश्चन, जिसका सदर शी की 1 जुलाई की स्पीच से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, और अभी भी यहाँ भी उन्होंने जो बात की है, वो दो क्वेश्चन है जिसको सामने रखा जा रहा है। एक तो ये कि पिछले 100 साल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की कामयाबी की वजूहत क्या रही हैं, यानी इसको वो देखा जा रहा है। दूसरा ये कि मुस्तकबिल में इस कामयाबी के सफर को कैसे आगे जारी रखा जाएगा, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने 100 साल का भी, जहां 100 साल की हिस्ट्री की बात की है, वहां अगले 100 साल की बात करें कि अगले 100 साल में कम्युनिस्ट पार्टी चीन को कहां लेके जाएगी। तो ये दो बुनियादी सवाल हैं जिस पे बातचीत हो रही है। और जो 7 साला तकरीबात हुई हैं उसमें हमने देखा कि ये सारा जो जैसे पार्टी ने कामयाबी हासिल की उसका तस्करा हुआ। फिर खास तौर पे आप ये देखें कि हम ये देखते हैं चीन की रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री को, और आप देखें गुज़श्ता 9 सालों में जब से सदर शी ने लीडरशिप संभाली है पार्टी की भी, और वो इस वक्त मुल्क के सदर भी हैं, इन 9 सालों में अगर आप ये देखें तो एक जो इमीडिएट टारगेट था उनका वो ये था कि एक मॉडरेट प्रॉस्पर सोसाइटी बनाने का, यानी एक खुशहाल माशरे की तरफ उन्होंने आगे लेके जाना चीन को, जिसमें गुर्बत का खात्मा सबसे अहम बात थी। दूसरा जो टारगेट है वो है जदीद, यानी ऐसी सोशलिस्ट रियासत कायम करना जो जदीद असूलों पे उस्तवार हो, जिसकी बुनियादें। तो पहला जो टारगेट है वो तो आपने देखा कि 10 साल पहले ही 2030, आपको पता है कि SDGs का साल है, जिसमें तमाम मुल्कों ने कमिट किया हुआ कि वो गुर्बत को एक बहुत बड़ी सतह तक डाउन कर देंगे। लेकिन चीन ने 10 साल पहले 2020 में ही ये टारगेट हासिल कर लिया है। अब आप ये देखें कि करोड़ों की जो लोग हैं खते गुर्बत के नीचे जो थे, उनको उससे निकाल के प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके आए हैं, और एक जो चीनी माशरा है इस पर मॉडरेट प्रॉस्पर सोसाइटी की तरफ गामजन है। और ये सारी चीजें ये हैं कि चूंकि सदर शी एक विजन लेके पार्टी के साथ है, क्योंकि वहां पे लीडरशिप ही होती है कि जो लीडरशिप है उसकी जिम्मेदारी होती है, ना सिर्फ ये कि उसने पार्टी को आगे लेके चलना होता है, बल्कि अवाम के अंदर पार्टी की रेटिंग को भी लेके चलना होता है। और फिर पार्टी चूंकि सिंगल पार्टी होती है, तो सिंगल पार्टी अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक कैसे काम करे, उसके अंदर चेक एंड बैलेंस होते हैं। अब आप ये देखें कि ये आप हैरान होंगे कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि इसके जो रूल्स और कवायद हैं वो हर चीज को मॉनिटर करते हैं। अभी सदर शी जब से इख्तिदार में, इन्होंने 200 के करीब पार्टी के जो कवायद हैं उनको मजीद सख्त किया, यानी करप्शन के खिलाफ जो कम्युनिस्ट पार्टी की जदोजहद है, या पेंडेमिक में जो कम्युनिस्ट पार्टी का किरदार रहा है, या गुर्बत के खात्मे में जो कम्युनिस्ट पार्टी का किरदार रहा है। फिर अवामी सतह पे आप ये देखें जो टाउन और यानी वार्ड की सतह पे जो काम हो रहे हैं, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह एक वॉच डॉग का रोल करती है कि प्रो पीपल अप्रोच के साथ वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर काम करती है ताकि मसाइल लोगों के मुकामी सतह पे हल हो सकें। तो यही वजह है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बड़ी तेजी से इसने पॉपुलैरिटी गेन की है, और इस पॉपुलैरिटी का जो म्यार है वो कोई चीन ने अभी सिर्फ तय नहीं किया, बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में यहाँ कोट करूं, उसकी तहकीक के मुताबिक चीनी अवाम की गालिब अक्सरियत यानी 93% लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी और जो इसकी कारकर्दगी है इसको सराहा है। और उसमें उन्होंने देखा कि किस तरह कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से उनकी जिंदगियों में इनकलाब आया है, और किस तरह से गुर्बत के खात्मे की सूरत-ए-हाल पैदा हुई है। फिर जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस, डॉक्टर साहब इस पे हम मजीद बात करते हैं, छोटा सा ब्रेक है क्योंकि और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस हवाले से बात करनी है, उन पे साथ दीजिएगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
जी वेलकम बैक। डॉक्टर शफकत मुनीर साहब, आपसे गुफ्तगू हो रही थी कि चीन के अभी हालिया इजलास का आप तस्करा कर रहे हैं जो कि जारी है इस वक्त भी। अ, सदर शी जिनपिंग जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला सन 2013 से लेके 2020 का अगर तस्करा करें हम लोग, तो सालाना बुनियाद पे मोर देन 6% ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। 6.4 और इससे भी ऊपर जो है वो ग्रोथ देखने को मिल रही है। जीडीपी ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिससे एक बात ये भी इंडिकेट करती है कि वहाँ पे जो फिर पर कैपिटा है उसमें कितना इजाफा हुआ होगा। और ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन है जब आपके अवाम का मयार ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगा। आपने करोड़ों लोग जो हैं वो ख़त गुरबत से निकल के अब वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका ज़रिया मुआश बहुत बेहतर हो गया। कुछ थोड़ा सा आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अब तक की जो इनकी कारकर्दगी रही है, वो ऑब्वियसली वो भी सारी इस प्लानरी जो सेशन है वो भी अंडर डिस्कशन आएंगी वो सारी चीज़ें। कुछ इस हवाले से थोड़ा सा आप बताइएगा सर। ये बिल्कुल प्लानरी का जो एजेंडा है उसका ये हिस्सा है। इसमें आप ये देखें कि एक तो रिफॉर्म का प्रोसेस जो किया है, फिर इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस जो किया, और फिर जो मॉडरेट प्रॉस्परस सोसाइटी के लिए जो इकदाम किएंगे जिसमें आपने जिक्र किया। अब आप देखें, आपने ग्रोथ की बात की है। पूरी दुनिया की ग्रोथ कोविड की वजह से डाउन हुई थी और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई थी। चीन ने सप्लाई चेन को बहाल करके और इमीडिएटली पहले चीन के अंदर कंट्रोल और उसके बाद पूरी दुनिया तक जो सप्लाई चेन की रसाई है उसको कंप्लीट करते हुए दो चीजें की। एक तो सप्लाई चेन टूटने दी थी और कोविड के हवाले से दुनिया को सपोर्ट किया। दूसरी, दुनिया की गिरती हुई इकोनॉमी में चीन की ग्रोथ की वजह से ही दुनिया की इकोनॉमी जो है वो रिवाइवल की तरफ गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह जब हम गुर्बत के खात्मे की बात करते हैं, चीन दुनिया का इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क है, वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खतरे गुर्बत से नीचे रह रहे थे। जब वहां पे करोड़ों की तादाद में लोगों को अपलिफ्ट करते हैं, तो हम ये जो फिगर सामने है वर्ल्ड बैंक के, उसके मुताबिक 70% जो दुनिया में गुर्बत थी, चीन के इकदाम की वजह से उसमें कमी आई है। यानी बजाय खुद अगर जब हम टोटल करते हैं ना, एज ए मुल्क तो बहुत बड़ा फैसला है ना कि चीन में इतनी बड़ी तादाद में गुर्बत को खत्म किया गया, गरीब लोगों को गुर्बत से ऊपर लाया गया। लेकिन जब इस रेशो को ग्लोबल रेशो के साथ जोड़ा जाता है तो ये बनता है कि 70% पावर्टी रिडक्शन जो है चीन के इकदाम की वजह से, और ये जाहिर है सदर शी की क़यादत में काविशों की वजह से हुआ है। अब थोड़ा सा आप ये देखें, BRI का अक्सर जिक्र होता है। BRI सदर शी का एक बहुत बड़ा मंसूबा है जिसमें 172 के करीब ममालिक और इदारे शामिल हैं पूरी दुनिया से। उसमें कोई ये नहीं, ऐसा मुल्क नहीं है, खित्ता नहीं है जिनके ममालिक या इदारे उसका हिस्सा ना हो। अब अगर BRI के हवाले से देखें तो इसमें भी 76 लाख लोगों को इंतहाई गुर्बत से निकालने में मदद मिलेगी और 3 करोड़ 10 लाख लोग इससे जो यानी जिससे जो रोजगार खुलेगा, जो लोग वाबस्ता होंगे, वो गुर्बत की सतह से ऊपर आएंगे। इंतहाई गुर्बत का शिकार 76 लाख और जो मॉडरेट पॉवर्टी का शिकार लोग हैं उसमें 3 करोड़ 10 लाख से लोग ऊपर आएंगे। ये वो है जो ग्लोबल एक रोल है, जो चीन के अपने अंदर गुर्बत का खात्मा और ग्लोबल उसमें जो चीन का किरदार है, और वो सदर शी के इसी विजन की वजह से। और ये अब एक बहस चल रही है, ये जो सेंट्रल कमेटी की छठी प्लानरी है, इसमें ये बातचीत है और बल्कि करारदाद आएगी कि जब हिस्ट्री देखनी है कम्युनिस्ट पार्टी की, हिस्ट्री को मुरतब किया जाना। हिस्ट्री 2 दफा पहले मुरतब हुई है। 1945 में जब चेयरमैन मौजद उनकी क़यादत में कम्युनिस्ट पार्टी का इजलास हुआ और वहां पे सेंट्रल कमेटी ने उसको अप्रूव किया कि जो वो स्ट्रगल का हिस्सा था, जो चियांग काई शेक के खिलाफ और उससे पहले, और जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जो एक स्ट्रगल थी उसके क़याम से लेके आगे तक 1945, उसके बाद 4 साल के बाद पार्टी को इक़्तिदार मिलता है। तो वो एक पोर्शन जो तारीख का है। आप देखें कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तारीख का भी एक पूरा सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये बड़ी एक अहम सूरत हाल होती है क्योंकि तारीख मरतब करने की। फिर उसके बाद 1978 में जब चीन में रिफॉर्म्स शुरू होती हैं पहली दफा, पार्टी डिसाइड करती है, कम्युनिस्ट पार्टी, कि रिफॉर्म्स का एजेंडा करना है जिसमें ओपननेस को लेके आना है, जिसमें इन्वेस्टमेंट की बात करनी है और इकोनॉमी को ओपन अप करना है। 78 के बाद भी जरूरी था कि पार्टी के अंदर उसकी कामयाबियों और जो चैलेंजेस है उसके हवाले से एक हिस्ट्री को मरतब किया जाए। तो 1981 में कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी की इसी तरह की प्लानरी में उसको अप्रूव किया गया। अब ये तीसरे फेज में दाखिल हो रहे हैं, तीसरी करारदाद समझ लेंगे, या जो तीसरा पोर्शन होगा वो 1981 और खास तौर पे सदर शी के आने के बाद से जो 9 साल की कारकर्दगी है, क्योंकि ये 9 साल का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि इसमें चीन ने बड़ी तेजी के साथ अपनी एक जो ग्लोबल पोजीशन है उसको मनवाया और पॉलिटिकली चीन ने अपने आप को
असर्ट करना शुरू किया दुनिया के मामले में। पहले तो रिफॉर्म्स का एजेंडा था, इकोनॉमी स्टेबलाइज करने की बात थी, सप्लाई चेन्स को बहाल करने की बात थी, फिर ट्रेड की बात थी। अब यह है कि पॉलिटिकल इश्यूज पे चीन बाज़ाब्ता तौर पे अब एक पोजीशन ले रहा है, और यही वो दौर है जिसमें अब ये तय हो रहा है कि सेंट्रल कमेटी एक करारदाद के जरिए एक, यानी इसको जो तीसरा फेज है हिस्ट्री का, उसको मुरतब करने के लिए आगे बढ़ेगी। दो के जो डॉक्यूमेंट पहले से मौजूद हैं उसके बारे में ये डिसाइड हुआ कि उनको एज इट इज रहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मुरतब हो चुके हैं। तो अब तीसरे उसकी तरफ जाएंगे। एक तो ये है। दूसरा, जो जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि सदर शी के विजन में एक बात तो ये थी कि चीन को मॉडरेटली प्रॉस्परस सोसाइटी के तौर पर डेवलप करना और इसको दुनिया के साथ जोड़ना और एक ग्लोबल सीन पे चीन को अहमियत के मुताबिक लेके। दूसरा जो अहम गोल है वो जो रखा गया है पार्टी की तरफ से और सदर शी ने उसको लीड किया उस विजन को, वो है कि 2035 तक यानी 2035 तक अब कम्युनिस्ट पार्टी ये काम करेगी। सदर शी उसकी क़यादत कर रहे हैं। वो सोशलिस्ट जदीदियत की सोच के तहत अब आगे बढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो चीन को एक ऐसा सोशलिस्ट मुल्क बनाना चाहेंगे जहां खुशहाली हो, जहां हार्मनी हो, हमांगी हो, इस्तेहकाम हो, और फिर खास तौर पे इसमें जो एक पॉइंट ऐड किया गया वो जमहूरी सोच की बात की गई है। बहुत जमहूरी सोच का, जैसे मैंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो सोच होती है डेमोक्रेसी के वाले से, वो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म होता है, यानी ऐसी जमहूरियत जो मरकज की सतह पे, मरकजियत की सतह पे पार्टी को लेके जाए और पार्टी के अंदर जो प्रोसेस है वो नीचे से ऊपर तक कंसल्टेशन के जरिए एक चाहे वो कवायद बनाने की बात हो या पॉलिसीज बनाने की बात हो, तो ऊपर तक लेके जाए। अब ये अहदाफ जो है इनको अब सकाफती तौर पे भी परवान चढ़ाने की बात की गई है कि चीन की जो कल्चर और सकाफत है चीन का, इसको भी दुनिया में लेके जाने की जरूरत है, ताकि जो मिसकंसेप्शन है चीन के बारे में उसको भी दूर किया जाए और चीन की जो सोच है हम नसीब माशरे की और तरक्की के समरात तमाम लोगों तक ले जाने की, इसको एक कल्चर के साथ जोड़ के आगे ले जाने के, पता ये अगले फेज के लिए सदर शी के विजन है, जिसको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सर हम देखते हैं कि कोविड के इस वबा में भी हम देख रहे हैं कि यही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी कि ग्रास रूट लेवल से लेके पहले उन्होंने अपने यहाँ उसको एक्सपेरिमेंट किया, फिर दुनिया के लिए भी वो एक मॉडल उन्होंने पेश किया। मुख्तसरन सर, चूंकि वक्त मेरे पास कम रह गया है, मैं चाहूंगा इस पे भी अगर आप थोड़ी रोशनी डाल सके। स्पेशल केस फॉर चीन। आप देखें, चाहे कोविड की इतलात की बात हो, कोविड पे रिसर्च हो, सबसे पहले चीन ने की WHO के साथ मिलकर पूरी दुनिया तक ये इन मालूमात को पहुंचाया। अगरचे इस पे क्रिटिसिज्म हुआ लेकिन बाद में वो कुछ साबित न हुआ, वो इल्जामात ही रहे। WHO की रिपोर्ट में क्लियर कट था कि चीन ने भरपूर ताउन किया। दूसरे, जब कोविड की वैक्सीन बनती है तो चीनी वैक्सीन दुनिया में सबसे ज्यादा गई। अभी इस साल के इख्तिताम तक 2 अरब वैक्सीन देने का टारगेट और $100 मिलियन कोवैक्स को दिए जा रहे हैं। कोवैक्स आपको पता है कि अलायंस है जो पूरी दुनिया में गरीब मुल्कों के लिए सप्लाई करता है वैक्सीन फ्री, और जाहिर है कि उसमें ये कंट्रीब्यूशन भी और वैक्सीन भी दे रहे हैं। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भी हम यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस में हैं और इसमें जो कोविड की किट्स इस्तेमाल हो रही हैं जो हमें दी गई, हम डेली अपना टेस्ट करके जाते हैं और उसको अपलोड करते हैं, वरना हमें एंट्री नहीं मिलती मीटिंग के लिए। वो जो किट है वो भी चीन की बनी हुई है। आप ये देखें कि यहाँ पे 25,000 लोग अगर यहाँ मौजूद हैं, सबको डेली के लिए किट दी गई हैं, एक एक हफ्ते के जो जिनका जो क़याम है, वो किटें चीन की बनी हुई हैं। फिर PCR की किटें चीन की बनी हुई हैं। तो ये सप्लाई चेन है जो पूरे वेस्ट तक चीन ने जारी रखी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि कोविड के हवाले से तो बहुत ज़बरदस्त एक रोल है जिसको मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। और मजीद इस सिलसिले में सदर शी ने वाज़ेह किया था कि अभी जो रिसेंट उनकी स्पीच में भी कि हम वैक्सीन के हवाले से दुनिया के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सब उसको खत्म नहीं होने देंगे। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक पॉजिटिव रोल है जो अदा कर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफकत मुनीर साहब आपके वक्त और आपके तज्जिए का। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि आज जो हमारा मौजू था कि जो छठा प्लानरी सेशन चल रहा है CPC की 19th जो सेंट्रल कमेटी है उसका, उसमें जो बात समझने की है और जो सीखने की है वो ये है कि चीन ये नहीं कि उसने जो माजी में हो गया उसको एक तरफ रख दिया, उसमें ये चीज़ का तस्करा रहेगा, ये सवाल बड़ा अहम होगा उसमें कि जो माजी में हमने तरक्की की है तो उसकी वजूहात क्या थी
और जो मुस्तकबिल में हमने इन कामयाबियों को बरकरार कैसे रखना है, इस पर भी सैर हासिल गुफ्तगू होगी और अरक्रेजी इस पे भी होगी। यह हमारे सीखने के लिए भी है। सोचिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे फिर यहीं से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।